अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह केंद्र सरकार की ओर से गोलकुंडा किले में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने गोलकुंडा किले में की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। किशन रेड्डी ने कहा है कि ये समारोह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना 1200 आत्म बलिदानों के बाद बना हुआ राज्य है। आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोग इस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि भाजपा ने तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था और सुषमा स्वराज ने राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि जब वे तेलंगाना के गठन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने उन पर 2 बार लाठीचार्ज किया था। किशन रेड्डी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश भर के सभी राज्यों के राजभवनों में पहली बार तेलंगाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बोनालू पर्व के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए मंदिर समितियों को 1 सप्ताह के भीतर आवेदन देना होगा। सीएम केसीआर ने आषाढ़ बोनालू समारोह के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तलसानी ने कहा है कि निजी मंदिरों को बोनालू पर्व के लिए सरकार हर साल आर्थिक सहायता देती रही है। मंत्री ने उल्लेख किया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि बोनालू पर्व के लिए पहले ही वित्तीय सहायता दी जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और धूलपेट वीर संगठन संघ के अध्यक्ष SRL सरदार सिंह अपने समर्थकों के साथ बीआरएस पार्टी कार्यालय में नंदकिशोर व्यास बिलाल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूजा बिलाल, RV महेंद्र, अन्ना, शंकर सिंह, जमींदार गोपाल सिंह जी, श्रीनिवास यादव, A रवि, H कुमार और अन्य ने भाग लिया। मारवाड़ी युवा संघ शाखा गंडी मैसम्मा के द्वारा अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रम आनंद सबके लिए के तहत गंडी मैसम्मा स्थित पल्लवी अनाथ आश्रम में अनाथ लोगों के बीच कपड़े की व्यवस्था एवं खाद्य सामग्री, चावल के बैग, आम, केले, सेब, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स के पैकेट इत्यादि शाखा द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित शाखा अध्यक्ष मंगल मुलेवा, उपाध्यक्ष धर्मीचंद काग, केसाराम जी चौधरी, सुरेश भाई बर्फा, भरत भाई चौधरी, नेमाराम राठौड़, हेमंत सोलंकी, नरेश सिरवी, नेमाराम परिहारिया, चोलाराम सोलंकी, किशोर बर्फा, तनिष मुलेवा, दिव्या परिहारिया के साथ श्री आई माता नवयुवक गैर मंडली के अध्यक्ष नरेश सिरवी के साथ ही शाखा के अन्य पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। कारवान विधानसभा क्षेत्र स्थित गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के लिए कायाकल्प अवार्ड 2022-2023 घोषित किया गया, जबकि AIMIM के मुखिया एवं बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी और MIM के कारवान क्षेत्र विधायक कोसर मोहिउद्दीन ने इसके लिए सफल प्रयास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के रखरखाव, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, अस्पताल सहायता सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने और रोगी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। यह कार्यक्रम 15 मई 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण की दिशा में जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दिखाए गए सकारात्मक प्रयासों की सराहना करने और पहचानने के लिए शुरू किया गया। इस संबंध में AIMIM कारवान विधायक ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों और अन्य लोगों को उनके सराहनीय काम के लिए धन्यवाद दिया। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के में और जो हमारे MLA साहब बहुत अच्छा डेवलपिंग करे और ये सब पेशेंट भी लेके आया मैं हमारे बच्ची को 180 था, तो बीपी हाई रेंज में था और उनका तो भरोसा ही नहीं देते बहुत, उनका रिस्क लेके डॉक्टर साहब करे ऑपरेशन कर, बच्चा और बच्चे भी सेफ में हैं। और हमारे MLA साहब भी इतना अच्छा देखने में कर रहे और कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप कर रहे, अच्छा कर रहे। और जैसे हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा नीट है और बहुत मस्त है। हमारे को तो प्राइवेट की तो कोई पूरा प्राइवेट ही दिख रहा हॉस्पिटल, तो वैसा है साहब हमारा बहुत अच्छा है, उनको सलाम दुआ करते हैं MLA साहब की। हमारा पेशेंट को थायराइड भी था, पेशेंट को थायराइड था, बीपी 180 था, 110 था नीचे का। మూమెంట్స్ లేకుండా చాలా టైట్ చాలా నిల్లి ఇయర్లీ 100
110% चिकन पोजीशन देना के बड़ा से भाई बेटा ना बेटा ऐसा सिचुएशन में साहब भगवान के जैसा ये पूरा कार्बन कॉन्शियस एमएलए सबसे महीने दिन जॉब का काम आया पूरे डेवलपिंग और हमारे डॉक्टर साहब भी कैसे पूरा भगवान के जैसा हमारा काम। आज हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा को नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कायाकल्प में अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस और हाइजीन के तहत अप्रिशिएट करने के लिए नेशनल लेवल में अवार्ड दिया जाता है। ये हमारे एरिया हॉस्पिटल गोलकोंडा इस अवार्ड के लिए चुना गया है और ये सब हमारे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ये हरीश राव साहब का और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन वैसी साहब का और हमारे फ्लोर लीडर एमएलए अकबरुद्दीन वैसी साहब का और हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन जनाब कौसर मेहद्दीन साहब का, हमारे एमएलए कौसर मेहद्दीन साहब का और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे हॉस्पिटल डेवलपमेंट कंपनी मेंबर्स का और हमारे कमिश्नर तेलंगाना वैद्य विधान परिषद डॉक्टर अजय कुमार साहब का, मैं इन सब का और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ और मेरे डॉक्टर सबका शुक्रगुजार हूँ। उनके सपोर्ट में ये हम जो है ये अवार्ड में हासिल कर लिए। पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस के तत्वावधान में सभी जिलों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोन्नम ने सभी पार्टी नेताओं से व कार्यकर्ताओं से हर जिले में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह हैदराबाद में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। क्षत्रिय सेवा समिति के अध्यक्ष और महासचिव पेरीचर्ला नागराजू और नंदीमपल्ली नानी ने एक बयान में ये जानकारी दी। विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कहा है कि सीएम केसीआर गरीब परिवार की लड़कियों की शादियां करवाने में सहयोग दे रहे हैं। विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने कल्याणी लक्ष्मी व शादी मुबारक योजना के अंतर्गत मलकाजगिरी विधायक कैंप कार्यालय में हितग्राहियों को चेक वितरित किए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के 372 लाभार्थियों को शहर के विद्यानगर स्थित बीसी भवन में बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सत्याग्रह दीक्षा निकाली। उन्होंने 111 को बचाने की मांग की जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था। आर कृष्णैया और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह पहल का समर्थन किया। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक कोदंड राम रेड्डी ने सत्याग्रह पहल का समर्थन किया। पुलिमामिडी नारायण ने तेलंगाना राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। पुलिमामिडी नारायण ने आरटीसी क्रॉस रोड स्थित श्रम विभाग कार्यालय में पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला। कार्यक्रम में मंत्री मल्ला रेड्डी, एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बीआरएस केवी के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू यादव शामिल हुए। दक्षिण स्वरूप नगर में रैनबो सुपरमार्केट के बगल में अर्बन स्ट्रीट फूड कोर्ट के उद्घाटन समारोह में उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस नेता रागी लक्ष्मा रेड्डी ने भाग लिया। लक्ष्मा रेड्डी ने स्ट्रीट फूड कोर्ट के मालिक बंडी संपत रेड्डी के निमंत्रण पर नव स्थापित फूड कोर्ट खोला गया है। उन्होंने कहा युवाओं को स्वरोजगार करने के साथ साथ व्यवसाय में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। मंत्रियों महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत पोचाराम आईटी कॉरिडोर के नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में डीजीपी अंजनी कुमार व रचकोंडा कमिश्नर चौहान शामिल हुए। यह पुलिस स्टेशन अस्थायी रूप से पोचाराम नगर पालिका के तहत एक द्वारका भवन में स्थापित किया गया है।
पोचाराम पुलिस स्टेशन के सीआई अशोक रेड्डी ने पदभार ग्रहण किया है। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा, सरकार ने मेडचल जिले के लिए 9 नए पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है, इन्फोसिस फाउंडेशन नया पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आगे आया है। Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, from the time of 2014 till now 2023 has been a journey worth recounting. A time will come when posterity will look back into this period as very historical. The other day when I was reading an article on the economy of various states in India, it mentioned that the region of Telangana in the erstwhile United State of Andhra Pradesh had 9 districts which were bracketed in the category of backward district by Government of India. From that time till 3 months back, when the Economic Survey of India presented the table and the state of economy of Indian Union, it mentions Telangana as number 1 state in per capita income. Crimes are being increased. At the same time, the cyber crime criminals are taking help of new technology method, for which there is immediate need for police and other agencies to have anti-narcotics and cyber security bureaus with the latest technologies, training and skills, and dedicated officers and staff to handle. और ऑनरेबल सीएम बताते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर किस तरह पीस है, किस तरह अमन है, किस तरह लोग मिलकर रह सकते हैं। आज इंडिया में हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही है, अभी आज ही मैं व्हाट्सएप में एक देखा हूँ, एक यूपी की जर्नलिस्ट ने खास तौर से वीडियो में बताया गया है, उन्होंने खुद बयान दिया है, वो मैं यूपी की पुलिस से मुझे साबिका पड़ता है, जाते जाते उन्होंने कहा यहाँ नज़दीक पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन वहाँ नज़दीक था, वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाकर सेल घूमने की रिपोर्ट लिखवाई, इमीडिएट एफआईआर किया गया, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर कहा कि हम यूपी की पुलिस देखें, मगर तेलंगाना पुलिस देखने के बाद हमें इंडिया में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस नजर आई। ये हम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहरों से मुबारकबाद देते हैं। लोग जब तेलंगाना में आते हैं तो बिला झिझक, बिला डर खौफ के वो तेलंगाना में फिरते हैं। लोग मुझसे भी मिलते हैं। आज हमारे जितेंद्र साहब नहीं है, डीजी साहब, इससे पहले जेल में जेल इंचार्ज थे, आज भी इंचार्ज है, मगर हमारे इसके सिक्योरिटी भी है, वो होम सिक्योरिटी। तो उन्होंने इससे कुछ दिन पहले हमारे पंजाब के डीजी साहब को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत से जेलों को जाकर देखा हूँ, हर जगह खासतौर से पंजाब में जितने कैदी हैं 50% से ज़्यादा ड्रग्स के एडिक्ट कैदी आते हैं, उनके लिए ड्रग ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर आपके जेल में देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ जिस तरह जेल में इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह कैदियों को हर चीज़ की फैसिलिटीज दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी हम आपके पास भिजाएंगे ताकि वहाँ ट्रेनिंग दीजिए ताकि हम वहाँ जाकर काम कर सकेंगे पंजाब में। तो इसलिए मैं आज मुबारकबाद देता हूँ हमारे छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सरदार विनोद कुमार ने इस महीने की 4 तारीख को सूर्यपेट में होने वाले TJS राज्य तृतीय पूर्ण सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया है। OU आर्ट्स कॉलेज परिसर में पूर्ण सत्र के वॉल पोस्टर का विमोचन किया गया। विनोद कुमार ने कहा, कई छात्रों के त्याग और संघर्ष से हासिल हुए तेलंगाना की सत्ता में आए केसीआर लोगों को धोखा दे रहे हैं। BRS शासन से नाराज लोग तेलंगाना को निरंकुश और परिवारवाद से मुक्त करने की सोच रहे हैं। केसीआर परिवार के शासन से आजादी की एक और लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने लोगों से तेलंगाना की रक्षा करने का आह्वान किया, जिसे हमने लड़कर जीता है। तेलंगाना चैम्बर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय आयोजन संघों में से एक दक्षिण भारतीय वेडिंग प्लानर्स कांग्रेस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम SIWPC ग्लोबल 2023 रखा गया है। तेलंगाना पर्यटन द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम 24 और 25 जुलाई को HICC हाईटेक्स हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। TCEI के अध्यक्ष बलराम बाबू के आधिकारिक तौर पर द प्लाजा बेगमपेट में कन्नू लापा उत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शादी योजनाकारों के सबसे बड़े संघ की वेबसाइट का शुभारंभ किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय विवाह उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ आएंगे।
बलराम बाबू ने कहा, आयोजन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत द्वारा शादियों की दुनिया में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करना और साझेदारी और ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। कुतबुल्लापुर गोसा श्रीशैलम अन्ना भरोसा कार्यक्रम का आयोजन गाजुला रामाराम मंडल में किया गया। पूर्व विधायक कुना श्रीशैलम गौड़ ने चंद्रगिरी नगर, अंबेडकर नगर, उमा देवी नगर में पद यात्रा की। इस मौके पर लोगों ने स्थानीय समस्याओं को उनके ध्यान में लाया। श्रीशैलम गौड़ ने लोगों को आश्वासन दिया वह उनके समाधान के लिए काम करेंगे। चंद्रगिरी नगर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया गया। अंबेडकर नगर में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मलिन बस्तियों में भाजपा का झंडा फहराया गया। श्रीशैलम गौड़ ने विधायक विवेकानंद पर प्रगति यात्रा के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया, विधायक रहते हुए उन्होंने उमा देवी नगर में 1 करोड़ 80 लाख से कई विकास कार्य कराए थे। उन्होंने कहा, अभी भी वहीं सड़कें और नाले हैं। विधायक विवेकानंद ने 9 साल से कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार आने पर झुग्गी झोपड़ियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पेपर लीक मामले में सनसनीखेज बातें सामने आ रही है, जिससे पूरे तेलंगाना राज्य में सनसनी फैल गई है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि कोचिंग सेंटर में एईई और डीएओ परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र एक साथ बेचे गए हैं। अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि वरंगल में चल रहे एक कोचिंग सेंटर के केंद्र में प्रश्न पत्र बेचे गए। एसआईटी ने पाया है कि कोच सेंटर मैनेजर रमेश ने करीब 20 लोगों को प्रश्न पत्र बेचे थे। मामले की गहराई में जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया है कि उक्त संस्थान में कोचिंग लेने वालों से पूछताछ के लिए ब्यूरो जुटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि विद्युत के डिविजनल इंजीनियर रमेश, जो पुलिस की हिरासत में है, ने कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम एकत्र की और प्रश्न पत्र सौंप दिया। उन्होंने कहा है कि दोनों परीक्षाओं के सिलसिले में उन्होंने 25 पेपर बेचे। ऐसा कहा जाता है कि रमेश ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से एईई परीक्षा में शामिल होने वाले 7 उम्मीदवारों के उत्तर दिए। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या जहां 43 पहुंच गई है, वहीं अन्य 50 लोगों को स्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में थोड़ी देर से प्रवेश करेगा। पिछले 2 सीजन की तुलना में मूल रूप से यह विश्लेषण कर रहा है कि इस बार 10 से 15 दिन की देरी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून इस महीने के दूसरे सप्ताह में राज्य में दस्तक देगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो इस महीने के पहले सप्ताह में केरल से टकराएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 1 सप्ताह से 10 दिनों में तेलंगाना पहुंच जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग भी कार्य योजना तैयार कर रहा है। अगर पिछले 2 सीजन में मानसून के आगमन पर नजर डालें तो 2021 के मानसून सीजन में दक्षिण पश्चिम मानसून मई के अंत में केरल से टकराता है और 3 से 6 जून के बीच राज्य में दस्तक देता है। इसी तरह पिछले साल 30 मई को केरल से टकराया मानसून 8 जून को राज्य में पहुंचा। मौसम विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार यह पिछले साल की तुलना में 5 दिन लेट होगा। अलग राज्य का दर्जा हासिल करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तेलंगाना की धरती पर 1969 के सशस्त्र किसान संघर्ष से लेकर दूसरी वीर तेलंगाना आंदोलन तक हम अनवरत लड़े। बहरहाल अलग राज्य में भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आंदोलन की भावना से संघर्ष आज भी जारी है। राज्य के शासक सभी लोगों को विकास का फल प्रदान करने के लिए आंदोलन की भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस समय 10 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 10 साल में तेलंगाना में आंदोलन की आकांक्षा है कहां तक पूरी हुई है। हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन जिस आंदोलन को हमने अपनी आंखों से देखा वह एक विशेष तेलंगाना राज्य आंदोलन था। 1969 के बाद से हमने अलग अलग चरणों में राज्य का दर्जा मिलने तक आंदोलन जारी रखा और अनेक क्रांतिकारी वीरों 1200 लोगों के बलिदान से हमने स्वराष्ट्र प्राप्त किया है। अंत में कार्यकर्ताओं का सपना 2 जून 2014 को साकार हुआ और हम पृथक राज्य प्राप्त कर 17वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसी के संकेत के रूप में राज्य सरकार ने दशक समारोह की शुरुआत करी है। इस दशक की जश्न से पहले कार्यकर्ता और शिक्षाविद सीधे राष्ट्रपति से सवाल करेंगे, क्या इन 10 सालों में आंदोलन की आकांक्षाएं पूरी हुई है? क्या सरकार ने अपने वादे पूरे करे हैं? विशेष तेलंगाना आंदोलन की पानी फंड और नियुक्तियों की आकांक्षाओं को
काली सूची में डाला जा रहा है। राज्य एक स्थायी जेल बन गया है। यदि प्रतिबंध और हड़तालें हैं तो अवैध मामले दर्ज किए जाएंगे। तेलंगाना में जिसने आंदोलन को दिए गए नाम का दावा किया, संघर्ष करने, कई बंदिशें झेलने और कई बार जेल जाने के बाद इसी जमीन पर तेलंगाना का उदय हुआ है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए तेलंगाना संघर्ष को ठेकेदारों और कॉरपोरेट शक्तियों के बंधक बनाने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना करी गई है। और इतने जख्म झेल चुके तेलंगाना में सरकार ने 21 दिन के जश्न की शुरुआत करी है। और इसी मौके पर तेलंगाना के समय को इस बात की फिर से जांच करने की जरूरत है कि आंदोलन की मुख्य आकांक्षाओं पर किस हद तक अमल किया गया है। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत जलकोष भर्ती के साथ शुरू हुई और उसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के इन 10 सालों में हमने कितना पानी स्वराष्ट्र में हासिल किया है, इसकी जांच करने की जरूरत है। तेलंगाना राज्य सरकार ने 2014 में अपने गठन के शुरुआती दिनों में मिशन भागीरथ योजना शुरू करी थी। यह स्पष्ट किया गया है कि हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और नलगोंडा फ्लोराइड की समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके मुताबिक राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ योजना के लिए 44,791 करोड़ रुपए आवंटित करे हैं। तेलंगाना ने राज्य के सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया है। गोदावरी नदी का 53.68 टीएमसी पानी और कृष्णा नदी का 32.43 टीएमसी पानी इकट्ठा किया गया है और राज्य के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने की योजना तैयार की गई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वे पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हकीकत देखें तो मिशन भागीरथ का पानी हम तक नहीं पहुंचा है। कुछ इलाकों में पाइपलाइन छोड़ दी गई है, जहां कुछ क्षेत्रों में नए टैंक बनाए गए हैं। वही मिशन भागीरथ का पानी गांव में उन्हीं पानी की टंकियों से पहुंचाया जा रहा है जो पहले ही गांव में थी। यहाँ तक कि दूरदराज के आदिवासी और बंजारा क्षेत्रों में अभी भी पीने के पानी की कमी है। कृष्णा नदी बेसिन में राज्य के नलगोंडा, महबूबनगर और रंगारेड्डी जिले सूखे से प्रभावित है और लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। उन कष्टों को समाप्त करने के लिए हमें नदी जिलों में अपना हिस्सा हासिल करना होगा। लेकिन राज्य बनने से लेकर आज तक अलग अलग राज्य सरकार ने डीपीआर बदलने के अलावा एक भी अतिरिक्त टीएमसी हासिल नहीं करी है। जिस तरह हमारे पानी को आंध्र के लोगों ने अवैध रूप से वापस डाइवर्ट किया था, उसी तरह आज भी इन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारे शासक मौन है। इसी के अलावा परियोजनाओं को फिर से डिजाइन करने के नाम पर धन की हेराफेरी की जा रही है और राज्य को कर्ज के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। जो पानी हमारे हिस्से का होना चाहिए उसे हमसे दूर किया जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पानी के दोहन और दक्षिण तेलंगाना के प्रति लापरवाही दिखाने की शिकायत मुख्यमंत्री तक नहीं कर रहे हैं। दशकों से लंबित SLBC, डिंडी, भीमा, नटमपांडु, पलामूरू और रंगारेड्डी लिफ्ट योजनाओं के लिए निधि आवंटन अल्प मात्रा में किया जा रहा है। आवंटन के बावजूद राशि जारी नहीं की जाती है। वर्तमान स्थिति में इस बात का कोई खतरा नहीं है कि पोथुरेड्डीपाडु और रायलसीमा अपवेलिंग योजनाओं के माध्यम से श्रीशैलम जलाशय से पानी की अवैध आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई तो तेलंगाना परियोजना का निर्माण स्थायी रूप से रुक जाएगा। और इसी के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार अवैध परियोजनाओं को नियमित करने के लिए काम कर रही है, लेकिन एक स्थिति यह भी है कि हमारे शासक उचित परियोजनाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तेलंगाना सरकार को कृष्णा नदी के तहत प्रस्तावित सभी परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे अवैध प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज है कि रोजगार। हमारे सपने सच हो गए। हमारे आत्म बलिदान के साथ भी कई छात्रों ने खुद को आग में झोंक दिया है कि तेलंगाना एक हकीकत बन जाएगा। राज्य सरकार उद्योगों के नियमों में संशोधन करती रहती है। मंत्रियों ने कहा कि 1 लाख से अधिक नौकरियां पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है। अगर उनके बच्चे उनकी मेहनत की वजह से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके माता पिता को नौकरी देने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। राज्य गठन की शुरुआत में विधानसभा में दी गई 1,07,000 नौकरियों की गारंटी लिखित में बदल गई है। स्वरोजगार राज्य में जहां सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और निजी नौकरी नहीं मिलती, वहां बेरोजगार आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्रवृत्ति OU KU 9 साल हो जाने के बावजूद अभी तक नौकरियों का कैलेंडर घोषित नहीं किया गया है।
राज्य की कई कंपनियों ने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया। विभिन्न जिलों और हैदराबाद में कई कंपनियां हैं, लेकिन वे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती है। राज्य सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई मंशा नहीं दिखाती है। वे उन लोगों के लिए निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण कर रही है जो नौकरी भरने की परवाह किए बिना और सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवसाय कर रहे हैं। हाल ही में टीएसपीएससी पेपर लीक ने बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेलंगाना में नौकरियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसने लड़ाई जीत ली है। कहा जा सकता है कि यह निंदनीय स्थिति है कि दलाल जो ऐसी नौकरियों की भर्ती करते हैं। ऐसा लगता है कि आईटी मंत्री केटीआर द्वारा लाई गई औद्योगिकी कंपनियों में भी तेलंगाना के बच्चों के अवसर नहीं मिल रहा है। और स्वाधीन स्वराष्ट्र में भी किसान की स्थिति शुभ हो गई है। तेलंगाना के आगमन से पहले खेती के लिए पानी की कमी, कर्ज की समस्या और खेती की फसलों के लिए लाभकारी मूल्य के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन तेलंगाना में भी जो आज हासिल किया गया वह स्थिति है। इन 9 सालों के दौरान 6,473 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2018 में रायतु बंधु योजना लागू होने से पहले जहां 4,244 किसानों ने आत्महत्या की थी, वही योजना लागू होने के बाद 2,230 लोगों ने आत्महत्या की थी। पिछले साल कितने किसानों ने जान दी, इसका ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। किसान लगातार चिंता जता रहे हैं कि जमीन हड़पी जा रही है, धरनी में गलतियां हो रही है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, धान नहीं खरीद सकते। किसान यह कहकर धरने पर जा रहे हैं कि सरकार जिस 24 घंटे बिजली की शेखी बिगाड़ रही है वह 10 घंटे भी नहीं दी जा सकती।